नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर नरेश कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट की बैठक में लिए गए 3 बड़े फैसले। पीएम धन धान योजना को मंजूरी, ग्रीन एनर्जी में 27,000 करोड़ का निवेश, किसानों को फायदा ही फायदा। मॉनसून सत्र से पहले बड़ी हलचल, मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चा। तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल कराने की उठाई मांग। एससीओ में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कड़ा प्रहार, चीन की नजरों के सामने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाली, आतंक पर दी आर पार की चेतावनी। कोलकाता की सड़कों पर सीएम ममता का बांग्ला कार्ड, भाजपा पर भेदभाव का लगाया आरोप, बोली डिटेंशन कैंप में डालना है तो डाल दो, अब से मैं बांग्ला ही बोलूंगी। रूस से व्यापार को लेकर नाटो चीफ की भारत को खुली धमकी, 100% प्रतिबंध का दिखाया डर, ब्राजील और चीन का भी लिया नाम। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के बड़े फैसले की। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में 3 अहम फैसले लिए गए, जो देश की कृषि और ऊर्जा नीति को नई दिशा देने वाले हैं। बैठक में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी गई है। इसका लक्ष्य 100 कृषि जिलों का विकास करना है। इसके साथ ही एनटीपीसी और एनएलसी इंडिया लिमिटेड को नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश की अनुमति दी गई है। एनटीपीसी लिमिटेड की नवीनीकरण ऊर्जा में 20,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना को मंजूरी, साथ ही एनएलसी इंडिया लिमिटेड को 7,000 करोड़ का सहयोग देने का फैसला किया गया है। यह सहयोग नवीनीकरण ऊर्जा में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए दिया गया है। सर, आज की मीटिंग में क्या क्या हुआ? देखिए, आज की मीटिंग में जो सबसे बड़ा पॉलिटिकली अगर आप ये देखें कि मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। 1,37,000 करोड़ रुपए के बजट से आपने धन धान्य योजना शुरू की है। ये 100 जिलों में होगा, और तो और जिन किसानों को, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की जमीन है, मतलब मिडिल फार्मर्स, ये मिडिल फार्मर्स, ये ओबीसी और क्लास और कास्ट को अगर हम मिलाते हैं तो वो उस तरह की जातियां जो ओबीसीज में आती हैं, उनके पास ही ज्यादातर इस तरह की लैंड होल्डिंग्स है, 1 हेक्टेयर से कम, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। उनके लिए आपने 1,37,000 करोड़ रुपए का एक प्लान तैयार किया है। क्यों? ताकि उनकी आय बढ़ सके। उनका जो खेती करने का जो तरीका है, जिनके पास 3 बीघा जमीन है, वो गेहूं लगाते हैं, वो धान लगाते हैं, फायदा नहीं होता है। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ वो कृषि कर सके और ज्यादा मुनाफा कमा सके, मार्केट से जुड़ सके, उसके लिए ये नीति लाई गई है। तो इसका फायदा तो किसानों को होगा, तो ये लोग क्या करेंगे। लेकिन आज कैबिनेट की बैठक में और भी कई सारी चीजों के ऊपर चर्चा हुई। आगे आने वाले समय में किस तरीके से जो मॉनसून सत्र है उसमें विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, और तो और एक सीक्रेट वेपन इसे बचा करके रखा गया है, जिसे जब सत्र की शुरुआत होगी तब उसको ये सरकार चलाएगी, और उसका रिश्ता सीधे सीधे बिहार से है। जी, तो आज की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। साथ ही मॉनसून सत्र से पहले भी कई बड़े फैसले लिए जाने की खबर सामने आ रही है। दरअसल 21 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, और खबर है कि सत्र से पहले मोदी कैबिनेट में कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि इस मॉनसून सत्र में कई अहम बिल पेश होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम
तमाम विपक्षी दल भी मॉनसून सत्र में कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसी बीच आज राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सरकार की ओर से बिल लाने का आग्रह किया है। क्या सर राहुल गांधी की चिट्ठी को कोई तवज्जो दिया जाएगा? देखिए, सरकार तो पहले ही कह रही कि हम तो यहां फुल स्टेटहुड हम देना चाहते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सरकार ने इस बात को कह दिया है कि वो सदा के लिए वो यूनियन टेरिटरी नहीं रहने वाला है, लेकिन उसके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट तो बनना जरूरी है। अभी पहलगाम हुआ है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हम युद्ध की स्थिति में हैं और आप चिट्ठी लिख रहे हो। कल कोई दुर्घटना घटेगी, कल कुछ होगा, तो ये क्या राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदारी लेंगे? दोनों चीजें तो नहीं होगी। आप एक इररिस्पॉन्सिबल तरीके से इस तरह के सवाल जवाब खड़े करोगे जिस बात को लेकर के ऑलरेडी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है। ये क्या है? ये वैसी ही बात है। किस तरह की कि देखिए, हमने कहा था सरकार ऑलरेडी फुल स्टेट बनाना चाहती है जेएनके को, लेकिन ये चाहते हैं कि अगर अभी हो जाए तो हम कह देंगे कि देखिए ये तो हमने, राहुल गांधी ने स्टेटहुड दिलवा दिया, देंगे मोदी, लेकिन ये सोशल मीडिया पे कहेंगे देखिए हमने दबाव डाला तो हमारी वजह से ये फैसला लिया गया, जैसे कि पहले के केसेस में हुए। तो ये एक घटिया किस्म की राजनीति है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मामला जब सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, कश्मीर से जुड़ा हुआ हो, कोई इस तरह के डिस्प्यूटेड टेरिटरी से मामला जुड़ा हुआ हो, चीन का हो, पाकिस्तान का हो या विदेश नीति हो, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मसला हो, इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज को घटिया राजनीति से दूरी बनाने की आवश्यकता है और यही काम हर बार राहुल गांधी करते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ की बैठक में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के सामने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी है। एस जयशंकर ने पाकिस्तान को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही उन्होंने पाक की मदद करने पर चीन को भी अपने ही अंदाज में चेतावनी दे डाली। भारत के इस्तेताड़ के बाद पाकिस्तान के सुर बदले बदले दिखे। जयशंकर के इस कड़ी फटकार पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के सुर काफी नरम पड़ गए। वो कहने लगे कि पाकिस्तान शांति और स्थिरता वाला रिश्ता चाहता है। जयशंकर दहाड़े तो डर गया पाकिस्तान। देखिए कहा दहाड़े, वो चीन जाकर के शी जिनपिंग के सामने चीन के टेरिटरी के अंदर घुस करके वो चीन के, वो कहते बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसको दहाड़े में किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कोई टेररिस्ट अटैक अगर होता है, ये बार बार पूरी दुनिया में घूम घूम के हिंदुस्तान की सरकार ने क्लियर कर दिया है कि कोई आतंकी घटना घटी दैट विल टेंट अमाउंट टू अ वॉर, मतलब आतंकी करेंगे कोई कार्रवाई, हम इसे पाकिस्तान के द्वारा एक हमला समझेंगे। हमारे लिए ये आतंकी और पाकिस्तान की आर्मी दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब आप इस तरह का स्टैंड लेते हो ना, इसलिए इसाक डार की हालत खराब हो गई। और क्यों ये कह रहे हैं? वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे सेक्शन के अंदर इवन बहुत सारे जो अधिकारी, आर्मी ऑफिशियल्स जो पाकिस्तान छोड़ के भाग गए हैं, लंदन में छिपे हुए हैं, वो आजकल वीडियो बना बना करके बता रहे कि मुनीर अपनी सर्वाइवल के लिए फिर से हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने वाला है। ये इस तरह की भी खबरें आ रही है। और इस बीच अगर हिंदुस्तान इतनी कड़ाई के साथ चीन को चीन के अंदर जाकर के उनकी ही भाषा में समझाता हो, पाकिस्तान को क्लियर कट वार्निंग दी जाती हो, तो ये लगता है कि हिंदुस्तान की जो विदेश नीति है वो सुरक्षित हाथों में है। अब बात करते हैं बंगाल की राजनीति की।
आज बंगाल में ममता दीदी का एक अलग ही ड्रामा देखने को मिला। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक पैदल मार्च का आज नेतृत्व किया। इस मार्च में उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता, सांसद और विधायक शामिल थे, जिनमें अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। ये पैदल मार्च बीजेपी शासित राज्यों में बंगालियों के साथ भेदभाव के मुद्दे पर निकाला गया। सीएम ममता ने कहा कि बंगालियों के प्रति बीजेपी के रवैये से मैं शर्मिंदा और निराश हूं। अब से मैंने तय किया है कि मैं बांग्ला में ज्यादा बोलूंगी। अगर आप मुझे डिटेंशन कैंप में रखना चाहते हैं तो रखें। मैं आपको चैलेंज करती हूं कि साबित कीजिए कि बांग्ला बोलने वाले प्रवासी लोग रोहिंग्या मुसलमान हैं। ये क्या नया ड्रामा रच रही है ममता बनर्जी? ये नाखून कटा करके शहीद बनना चाहती है, क्या ड्रामा है भाई। आपका ही पूरा प्रमाइस है कि बांग्ला बोलने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बांग्ला बोलने वालों को डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। हम भी बांग्ला बोलेंगे और देखते हैं हमको कौन डिटेंशन कैंप में डालता है। दीदी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पश्चिम बंगाल में जितने बीजेपी के लोग हैं सब बांग्ला ही बोलते हैं, डिटेंशन कैंप में नहीं डाला जा रहा है। दिल्ली में बांग्ला बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, पूरा का पूरा कई सारा इलाका है। दिल्ली में कम से कम 15 से 20 लाख बंगाली बोलने वाले लोग होंगे, लेकिन सब पश्चिम बंगाल के नहीं हैं, उसमें बांग्लादेशी भी हैं। बांग्लादेशी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो बांग्ला बोले, चाहे वो फारसी बोले, चाहे अंग्रेजी बोले, हिंदी बोले, उर्दू बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बांग्लादेशी जहां होगा उसको उठा करके बंगाल की खाड़ी में फेंका जाएगा और रोहिंग्या को म्यांमार भेजा जाएगा। ये क्लैरिटी से आप समझ लो। आप तमाशा कर रही हैं, बांग्ला अस्मिता की बात आप कर रही हो। क्यों कर रही हो? क्योंकि कल वहाँ के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पश्चिम बंगाल के, उन्होंने कहा कि दिल्ली से फ़ोन आ गया, ये जो इंटेंसिव रिव्यू, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो हो रहा है बिहार में वोटर लिस्ट का, वहाँ से बांग्लादेशी रोहिंग्या को जो उनके इलेक्शन रोल से उनको बाहर किया जा रहा है, ये काम अगस्त से अब शुरू होगा बंगाल के अंदर। तो दर्द वहां है। ड्रामा ये बांग्ला लैंग्वेज को लेकर के कर रही है ममता बनर्जी। डर रही है कि जब ये इलेक्शन कमीशन का जब चाबुक चलेगा और ये बांग्लादेशी उस वोटर लिस्ट से बाहर किए जाएंगे, तब आप देखिएगा कितनी छटपटाएगी ममता बनर्जी। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब रूस से व्यापार करने पर नाटो चीफ ने भी चेतावनी दी है। उन्होंने अमेरिका, चीन और ब्राजील जैसे देशों को वार्निंग दे दी है। नाटो के प्रमुख मार्क रूट ने कहा कि रूस के साथ व्यापार जारी रखने पर इन देशों पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत का भी नाम लिया गया है। भारत वैसे पहले भी कह चुका है कि वो अपने व्यापारिक संबंधों को राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए महत्व देता है। क्या इस धमकी का असर भारत पर पड़ेगा? भाई कौन है ये रूट? है आपके कहने से क्या होगा? ये डोनाल्ड ट्रंप ने सबकी आदत खराब कर दी है। वायरस चल रहा है, ये यूरोप जो है वो इट इज सिंकिंग, नाटो इज सिंकिंग। क्या बिगाड़ लिया आपने? क्या बिगाड़ लिया और कहां किसे आपने रोक लिया? ये ब्रिक्स देशों को आप जो धमकियां दे रहे हो कि ऐसा नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा, जो करना आप कीजिए। दुनिया का 35% ट्रेड ये 5 देश मिलकर कंट्रोल करते हैं। ऐसा ना हो कि आप 100% लगाएं और आपके ऊपर भी 100% लगा दिया गया तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। बेसिकली ये नाटो, ये यूरोप, ये अमेरिका के लोगों को, कुछ लोगों को वहां ये कंफ्यूजन हो गया है कि वो पूरी दुनिया के मालिक हैं। ऐसा होता नहीं है। और इस तरह की भाषा और इस तरह की बातें करते करते अमेरिका खुद वहां पे अब सवाल खड़े होने लग गए। वहां के इकोनॉमिस्ट हो, वहां के जो विदेश मामलों के जो जानकार हों, आप वहां के टेलीविजन को देखिए, अब लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो पागल हो गया डोनाल्ड ट्रंप, इसको पता नहीं कौन सा चस्का चढ़ा है। हर चीज में आप थ्रेटन कर रहे हैं, हर चीज में आप ये कह रहे हैं, हर चीज में। दुनिया चलती है निगोशिएशंस के आधार पे, दुनिया चलती है कॉम्प्रोमाइज के आधार पे।
ये इस तरह का लाठी बांधने से काम नहीं चलेगा। वैसे भी मार्क रूट के बारे में कुछ कहना बेकार है, इसकी ना कोई हस्ती है, ना ही इसकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।